बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। लंदन से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब और स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलमान गनी साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमने ज़हमत दी है, जनाब अदील बड़ाई साहब को ब्यूरो चीफ़ हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और वजह यह बनी है अदील को ज़हमत देने की कि अजब पाकिस्तानी सियासत के रंग हैं। एक ही दिन में कोई माइनस हो रहा है चाहे आर्जी तौर पर, और कोई प्लस हो रहा है। मेरी मुराद आज की दो अहम खबरों की जानिब है, जहाँ एक जानिब हम देखते हैं कि आर्जी ही सही लेकिन कप्तान जो हैं वो पार्टी चेयरमैन के लिए ओहदे पर इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात उनके हफ्ते के रोज़ होने जा रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इसकी तस्दीक की है, और जो कल हमने गुफ्तगू की थी उसकी तस्दीक आज हुई कि ये बैरिस्टर गोहरी हैं जो निगरान कायम मुकाम आर्जी चेयरमैन होंगे जब तक कि खान साहब के ऊपर तोशा खाना के केस का फ़ैसला नहीं आ जाता। उस वजह से वो पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही, उन्होंने फ़ैसला किया है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी करार दिया है। वजह यह है कि नैब के पास सवालों के जवाब नहीं थे। फ्लैगशिप रेफरेंस जो था उसमें नैब ने अपील वापस ले ली, तो वो मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब रह गया एक अल अज़ीज़िया रेफरेंस, उसकी समात, उसकी अपील पर समात अभी होना बाकी है। ये तीसरा और आखिरी मरहला बाकी रह चुका है। बाकी जहाँ जहाँ रिलीफ उन्हें मिल रहा है केसेस में, उसका स्टेटस आपके सामने है। 10 माह 26 दिन जेल में गुजारे साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। एवन फील्ड रेफरेंस का अगर मैं जिक्र करूँ तो ये इसका ट्रायल 9 माह 28 दिन चला, और अल अज़ीज़िया का जो ट्रायल था वो 1 साल 3 माह 16 दिन चला। इन ट्रायल्स के दौरान कुछ 100 से ज़ायद बार नवाज शरीफ साहब अदालतों में पेश भी हुए। बाकी आपके सामने ही है जैसे होता रहा। और एक ज़माना था कि सोचा जा रहा था कि शायद वो सियासत से मुकम्मल आउट हो चुके हैं, नाअहल हो चुके हैं। अब उनकी वापसी भी एक मौजे से कम नहीं है। तो क्या इमरान खान साहब भी ऐसे दिनों का इंतज़ार करें और इन दो वाक़यात को मिलाकर पढ़ें तो पाकिस्तानी सियासत के रंग क्या दिखाई दे रहे हैं, मुस्तकबिल का नक्शा क्या बनता है, इस पर हम बात करेंगे। शामी साहब जैसे तशरीफ़ लें इत्तला दीजिएगा, उनसे बात करेंगे। सलमान साहब, एक को रह गया बाकी मसला। मेरा ख्याल आपने सारी बात कर दी है। ये दायरों का सफ़र है, और आपने कहा मुर्जा, मैं नहीं इसे मुर्जा समझता। जब चीज़ें बदनीति की बुनियाद पे की जाए ना, वो देर पा होती नहीं है। ये एक्सपेक्टेड था। और बात ये कि बड़ा सवालिया निशान तो अब उन अदारों के सामने खड़ा है जिन्होंने ये सारा अमल किया। और फिर जस्टिस गुल हसन, उनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसपे उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में, जब नैब के वकील ने, प्रोसिक्यूटर ने पसपाई इख्तियार की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने कहा जी हमें अदालत उज़्मा के कहने पे हुआ है। तो मेरा ख्याल सबसे पहले आज अदालत उज़्मा के आगे ही सवाल खड़ा है, इसलिए कि आज की जब हम अदालत उज़्मा देखते हैं, आज से चंद हफ्ते पहले भी कैफियत यही थी। पाकिस्तान के अंदर हर कंट्रोवर्शियल चीज़ को ख़त्म करने के लिए लोग अदालतों की तरफ देखते थे, लेकिन आज से चंद हफ्ते पहले जो कन्फ्यूजन थी मुख्तलिफ इशूज़ पे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस ने बड़े इशूज़ पे बड़े बेंच। शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में खुशामदीद। हुजूर ये फरमाएं, ये बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, या ये दायरों का सफ़र है, या तब गलत था आज सही है, या आज गलत और तब सही था? ये क्या मखमस है, क्यों सवाल उठ रहे हैं अदालती प्रोसीडिंग्स के ऊपर? देखिए, जो भी अदालती कार्रवाई हुई है वो उसका एक एक लफ्ज़ महफूज है। बिल्कुल ठीक, उसमें कुछ खुफिया नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, उसके बाद जो एहतसाब अदालत में जो गवाहियाँ पेश हुई, जो शवाहिद पेश किए गए, जिस तरीके से फरीक़ैन के वकील ने अपने दलाइल पेश किए, और फिर एहतसाब अदालत ने फ़ैसला लिखा। अब वो फ़ैसला जो है जब अपील में आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की समाअत हुई है, तो बड़े बुनियादी सवालात उठा लिए गए और उनका कोई जवाब जो है वो दिया नहीं जा सका। पहली बात यह है कि जो ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं, इनका नवाज शरीफ साहब से कोई ताल्लुक साबित हुआ? जवाब नफी में था। इनकी असेसमेंट की गई कि जब ये खरीदे गए तो इनकी कीमत क्या थी? जवाब नफी में था। और फिर यह कि नवाज शरीफ साहब की जो आमदन है
उसका कोई उस वक्त अंदाजा लगाया गया? जवाब नफी में था। और उनके बेटे, अगर उनके बेटों की मलकियत है या उनके वालिद साहब की निगरानी में ये काम हुआ, आप उसके लिए कोई दलील दीजिए, कोई सबूत दीजिए कि नवाज शरीफ साहब से इसका ताल्लुक क्या है। जवाब नदारत। आप मुझे बताएं कि हर सवाल का जवाब जो था वो नफी में था, तो नतीजा ये निकला कि वो बरी हो गए। और जो मुकदमा इतने साल जिसका हंगामा रहा और जो सुप्रीम कोर्ट में भी जिसके बारे में बहस होती रही और एहतसाब अदालत ने भी फिर उसमें फैसला दिया, और फिर दुनिया जहान में जो प्रोपेगेंडा हुआ और जो नारे लगते रहे लंदन से लेके और कराची तक और लाहौर तक, अब बताइए चंद लम्हों में उसका फैसला हो गया। जो बुनियादी सवालात हैं नहीं तो फिर उनके जवाब नहीं दिए जा नहीं दिए गए। मसला सर ये है कि वो इस सारी एक्सरसाइज, शामी साहब यही अर्ज करने लगा, इस सारी एक्सरसाइज में जो कई सालों पर मुहित है, कौमी खजाने से जो रकम खर्च हुई JIT के नाम पर, उनके बैरून मुल्क दौरों के नाम पर, रेफरेंसेस फाइल करने के नाम पर जो हाइप दी गई, पूरा जो स्टेट मशीनरी इन एक्शन आई, वो कहाँ गया? किससे सवाल पूछा जाएगा? कौन जिम्मेदार होगा? फैसला तो आ गया, एक बंदे की रिलीफ है, लेकिन ये अदालत या इदारे सवाल कब उठाएंगे कि भाई इस सब तक पहुंचाने में जिम्मेदार कौन है? देखिए, अदालत जो है उसने तो फैसला कर दिया। अब ये एक बंदे का मामला नहीं है, ये एक ऐसा नहीं है कि एक शख्स का मुकदमा था। भाई ये तो एक पूरी कौम का मुकदमा है, पाकिस्तानी सियासत का मुकदमा है। एक बड़ी सियासी जमात जो है उसके साथ जो उसका हशर किया गया और जिस तरीके से एक हुकूमत जो है उसको तहबाला किया गया, चलता बसता हंसता बसता पाकिस्तान जो है वो उजाड़ दिया गया, और हमने एक बदनज़मी जो है हमने अपने मुआशरे में दाखिल कर दी। अब ये सारे सवालात तो पैदा होंगे, लेकिन सवाल ये है कि इसका इलाज हमारे पास क्या है। यानी हमारा जो अदालती निज़ाम है, अच्छी खबर तो ये भी है कि हमारी हाई कोर्ट ने एक इंसाफ कर दिया, लेकिन बुरी खबर ये भी तो है कि एक ऐसा मुकदमा जिसमें बुनियादी सवालात जो है उनके जवाब नहीं है, और उसके सजा कैसे दी गई? 10 साल कैद। 6 जुलाई 2018 एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ साहब को 10 साल की कैद सुनाई गई थी, और उस वक्त वो मुल्क में मौजूद नहीं थे। अपनी अहलिया की अयादत के लिए लंदन रवाना हुए थे जब उन्हें ये सजा सुनाई गई थी। अदील बड़ाई साहब को मैंने सर जहमत दी। अदील, एक तो जी आगे बढ़ रहा हूँ, फ्लैगशिप में तो नैब ने अपील वापस ली, क्यों? और एवनफील्ड में तो बरी कर दिया गया। अब तीसरा रह गया लजीजिया, उसका स्टेटस क्या है? कब समात लगेगी? वो भी तो अपील है ना जी। लेकिन जामी साहब, जो एवनफील्ड अपार्टमेंट केस है, इसका जो टाइटल था ना, जो अदालत के बाहर लिखा हुआ आता था, वो था रियासत बनाम मियां नवाज शरीफ। तो इस केस में रियासत बनाम मियां नवाज शरीफ में नवाज शरीफ जीत गए। ये उनके लिए बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है। तो इसमें अब एक केस में उन्होंने नहीं, इस केस का टाइटल है रियासत बनाम मियां नवाज शरीफ, और उसमें जीतने वाली शख्सियत का नाम है मियां नवाज शरीफ। बहरहाल इसमें जो केस ख़त्म हुआ है, इस केस में हमने इसको सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर ये ट्रायल कोर्ट में आया, ट्रायल कोर्ट के बाद फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया। इस सारा जो एक सीक्वेंस था इवेंट्स का, इसमें मनी ट्रेल कहीं नहीं है। आज जो केस खत्म हुआ है ये मनी ट्रेल की बुनियाद पे नहीं हुआ, ये खालिस्तन प्रोसिक्यूशन की वजह से हुआ है। जज साहिबान ने कहा, यानी कमरा अदालत का जो माहौल भी था, कि जब प्रोसिक्यूशन ने आज आधा घंटा मांगा कि जी हमें तो आधा घंटा चाहिए, लेकिन 1 मिनट भी प्रोसिक्यूशन ने उसमें से प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया। तो प्रोसिक्यूशन ने बुनियादी तौर पे सरेंडर कर दिया इस केस में, और उसके बाद जाहिर है जो वकील हैं, जो डिफेंस काउंसिल हैं,
उन्होंने उनके लिए राह हमवार हो गई और वो ये केस जीत गए। सलमान गनी साहब अच्छा, आपसे इसमें मुखातिब हैं। अदील साहब रुकिएगा एक मिनट, अदील साहब, जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था उस वक्त प्रोसिक्यूशन किस बुनियाद पे ये केस, किस बुनियाद पे उन्होंने केस पेश किया था? आज तो प्रोसिक्यूशन सरेंडर कर रहा है ना, तो आप तो वहाँ देखते रहे सारे इस अमल को। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सलमान गनी साहब, आपको याद होगा ये केस मियां नवाज शरीफ साहब खुद अदालत में लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में। जब पैनामा आया ये मामला, बुनियादी तौर पे मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी कहते थे कि इसको पार्लियामान में हल करें, तो अदालत में लेके गए मियां नवाज शरीफ साहब। अदालत ने बना दी जेआईटी लेके आई एविडेंस। उस एविडेंस की पाकिस्तान की कानून में उन चीज़ों ने अगर मटीरियलाइज होना था वो होना था ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में उन्हीं फाइलों की बुनियाद पे इस प्रोसिक्यूशन ने केस बनाए और उसके बाद ये मामला जो था, और उसमें निगरानी होती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, यानी एक चेक था उस वक्त। तो उस वक्त की जो प्रोसिक्यूशन थी उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे इस मामले को लेकर चल रही थी। लेकिन ये मियां नवाज शरीफ साहब ये केस तो उसी दिन जीत गए थे जब वो वापस आए और उन्हें अबूरी जमानत के केस में नैब को नोटिस ही नहीं था। लेकिन नैब अभी पहली समात में ही आए और उन्होंने कहा हमें कोई एतराज नहीं है। कोई एतराज नहीं मालूम हो गया था कि जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रोसिक्यूशन इस मामले को कहां और कैसे लेके चलना चाहती है। जो आपका सवाल था बुनियादी तौर पे कि फ्लैगशिप में उन्होंने वापस ले ली अपील, क्योंकि फ्लैगशिप में इन तीनों रेफर यानी पैनामा केस के जो 3 बच्चे थे, एवन फील्ड, अजीजिया, फ्लैगशिप में मियां नवाज शरीफ के हक में फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त पैनामा केस के दौरान ये कहा था, आपको याद होगा कि कमर जमान साहब जो थे चेयरमैन नैब थे, उनकी सरजनिश हुई थी कि आपने अपील क्यों नहीं हुदैबिया केस में की, जब ये हुदैबिया केस में एक मामला सामने आया था। फिर उन्हें अपील की, ताखीर से लेकिन की, वो तो टाइम बार नहीं हो गया था, मुस्तरद हो गई, टाइम बार हो गई। जी। तो क्या अब आपको लगता है आपको लगता है कि अब इस बर्रियत के खिलाफ अपील होगी जबकि नैब को टेस्ट करने को तैयार नहीं है? ये मार्जिन रखा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। ये मरहला बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, क्योंकि हमारी सियासत तो ऐसे मराहिल से भरी पड़ी है ना कि ऐसा कोई ना कोई नुक्ता मरहला छोड़ दिया जाता है ताकि बवक्ते जरूरत काम आवे। जी ठीक। अदील ये भी बता दे कि अल-अज़ीज़िया की समाअत कब शुरू होनी है? उस अपील पे समाअत कब शुरू होनी है? चूंकि 20 दिसंबर तक कागजात नामजदगी वाला मरला है, चूंकि 20 दिसंबर से पहले अगर फैसला नहीं होता तो फिर नवाज शरीफ साहब कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करवा पाएंगे। जनाब ब्यूरो चीफ साहब, अच्छा इसमें ये मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो जामी साहब आप बात कर रहे थे ना कि अपील दायर करने वाला, ये एक नज़ीर बन चुकी है। उसके बाद से जब से ये हुदैबिया वाली अपील जो टाइम बार्ड थी वो दायर हुई ना, उसके बाद से नैब ने हर केस में उससे बड़े फोरम पे अपील दायर की, क्योंकि अदालतें सवाल पूछती थी। जो चेयरमैन नैब उस वक्त थे कमर जमान, उनसे पूछा था। अब इन चेयरमैन नैब का इम्तिहान है कि वो अपील दायर करेंगे या नहीं। अगर नहीं करेंगे, कल कला को इनसे पूछा जाएगा, नैब से पूछा जा सकता है, कोई जज साहब पूछ सकते हैं कि आपने यहां पर ये अनप्रेसिडेंटेड काम क्यों किया जो एक चलता आ रहा है। अगर करते हैं तो जाहिर है अदालत में जाके प्रोसिक्यूशन को ये रवैया तो नहीं रखना पड़ेगा, वो वहां जाकर कोई आर्गुमेंट देने होंगे, तो वो बड़ी अदालत में बड़े सवालात। तो ये एक नैब का भी इम्तिहान है इसमें। जहां तक मामला है अजीजिया का, अजीजिया में भी ये तो नहीं कह देंगे यही सिचुएशन है। जी बताएं वहां भी तो यही बात पूछनी है ना, वहां भी तो सवाल यही होगा। वहां पे भी यही सिचुएशन है, वहां भी यही प्रोसिक्यूशन है अजीजिया केस में। और उसमें भी जो अगर यही प्रोसिक्यूशन का रवैया जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है वहां भी यकीनन यही होगा, तो उसमें भी ये मामला बस 1-2 समात का ही है। बिल्कुल ठीक। साथ हैं शामी साहब, आपके लिए बिलखुसूस इससे पहले कि इस मौजू पर वापस आप अपना तज़िया पेश करें, आपको पता है हमारे प्रोग्राम के बड़े रेगुलर नाज़िर हैं, व्यूवर हैं, जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। उनका एक आपके लिए बिलखुसूस नाम लिख के मैसेज आया हुआ है मुझे, मैं पढ़ भी देता हूँ कि शामी साहब, जो आज एक सियासी जमात के साथ हो रहा है और जिसका नुकसान भी पाकिस्तान को हो रहा है, इसका जवाब कल तो हमें देना पड़ेगा, तो क्या हम इसी दायरे में घूमते रहेंगे? तो लोधी साहब इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर दे सकते हैं, वो ज्यादा बाखबर है मुझसे। आजकल सवाल ये है, आजकल बल्कि सुलह की कोशिश भी कर रहे थे कहीं। जो भी हमने सियासी कल्चर बनाया है और उसमें से हमें अब उसके अंदर ही रह के
अब ये खेलना होगा ना। तो अब अदालतें जो हैं उनके लिए भी मशवरा मेरा यही होगा, उस सियासी जमात के लिए भी, कि अपने मामलात जो हैं अदालत में लेके आएं, वहां लड़ें, रिलीफ मिलेगी, बात सुनी जाएगी, देर लग जाए मगर देर लगेगी, अंधेर तो नहीं होगा। और ये बात जो अभी अदील कह रहे हैं, भाई ये जो मुकदमा है, जो बुनियादी सवालात उठाए हैं वहां अदालत ने उसका जवाब नहीं दिया गया, तो किस बुनियाद पर ये अपील दायर की जाएगी? ठीक है। भाई जब आप ये लिंक ही साबित नहीं कर सके, आप कोई एविडेंस नहीं ला सके कि नवाज शरीफ साहब की मलकियत है उनके, आप देखें ना जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके जो खुद असेस होते हो, उनके असासे जो हैं आप कैसे दूसरे शख्स के नाम पर मुंतकिल कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा मामला ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपने कोई असेसमेंट नहीं की, आपने कोई ताल्लुक कायम नहीं किया। तो गोया पनामा पेपर में नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था। सही, तो गोया ये चूंकि अदम सबूत, अदम शवाहिद, अदम पैरवी की बुनियाद पर ये रिलीफ उन्हें मिल रहा है, तो उसके बाद शायद उसके बाद मसला तो वो रह जाएगा, क्योंकि अभी तो क्लियरेंस उन्हें मिलती जा रही है, रिलीफ है, लग रहा है कि इंतखाबी सियासत में वो आए ही आए, जो शुकूक शुबात थे खत्म हो रहे हैं। अदम पैरवी का मामला नहीं है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ उसकी बुनियाद पे कि इसका फैसला हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अदालत में बिल्कुल जो शवाहद थे, जो दलाइल थे, पेश किए जा चुके, बिल्कुल जो गवाहियां हो चुकी, ठीक, रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसका मतलब है कि एक मसला सिर्फ उनके लिए बाकी रह गया, वो जो ताहयात महली थी, या वो भी इलेक्शन एक्ट की वजह से वो भी उठ चुकी है। हाई कोर्ट में जो फैसला होना है वो लॉ पॉइंट पे होना है, वहां कोई शवाहद पेश नहीं होने, वो सब महफूज हैं। तो सलमान गनी साहब, ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रैशनल है सर बात। सलमान साहब ये बताएं, इन आज के फैसले से या इस सारी कार्रवाई की डिटेल सामने आने से ये जो शुकूक शुबात थे कुछ कि शायद इंतखाबी सियासत में ना आ सकें, रुकावटें होंगी अदालती, आइनी, कानूनी, रफा हो गई, देखें या अभी भी कुछ बाकी है? देखें एक बात तो आज के फैसले से इसके जो असरात हैं खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छे होंगे, पाकिस्तान की सियासत पे बेहतर होंगे। और जामी साहब जब हम ये सारी डिस्कशन कर रहे थे, आप ज़रा उस माइंडसेट पे भी जाएं ना, जिन्होंने उस वक़्त नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया, वो तो अपने मकसद में कामयाब रहे। देखिए नुकसानात हुए, आज कौमी नुकसान पे पाकिस्तान के अंदर जवाब दे तो कोई नहीं बनता। आपने दुरुस्त कहा कि जी पाकिस्तान की मईशत पर, सियासत पर, माशरत पर तनाव आया, टकराव आया, माजराई हुई, मुल्क का कितना नुकसान हुआ, क्या आप किसी को जवाबदेह बना पाएंगे? 2017 जैसे शामी साहब जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त तो चल रहा था ना पाकिस्तान। और जामी साहब जैसे आप बैठे हैं, इसी तरह हमें स्टेप बाय स्टेप पता था कि क्या कुछ हो रहा है, इस शख्स को सियासत से बाहर करना है, कौन सा माइंडसेट इसके पीछे सरगर्म था। तो बात यह है कि जिनका वो मकसद था वो तो कामयाब हो गए उस वक्त से। और अब जब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूशन आपने कहा कल को ये अपील में जाएंगे, तो फिर ये कह दें कि आज तो कह दिया कि जी अदालत उस्मा ने कहा था, कल को हो सकता है किसी और के बारे में कह दें। नहीं ठीक है, ये जो देखें इस चीज़ ने पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुंचाया और सियासत में तनाव ने पाकिस्तान की मईशत को डामाडोल किया है। कोई शख्स जवाबदेह नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ हम पैरेलल देखते हैं कि आज ही के दिन -1 भी एक हो गया। मैं नहीं समझता आर्जी सही नहीं सर, नहीं देखिए बात यह कि वो एक रियलिटी है, और इससे पहले हम देख चुके नवाज शरीफ माइनस हो गए थे, नहीं हुए, टिकट्स दी थी उन्होंने, सिर्फ दस्तखत शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। मैं समझता हूँ ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। मैं तो इसे कुछ और कहने लगा था कि ये इंतहाई उम्दा मुफाहमत पर मबनी ये सियासी पेशरफ्त है जनाब खान साहब की जानिब से, जो बहुत पहले ऐसी कोशिशें उनकी जानिब सामने आनी चाहिए। सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ। देखिए कि जो काम बर वक्त किया जाए ना, वही नतीजा खेज। मैंने रील साहब आपसे इस मामले में बात करनी है, साथ में जरा देखिए बैरिस्टर अली जफर साहब आज इस मौजू पर क्या कह रहे थे। इस मामले को लेकर के कल के प्रोग्राम में हमने रिजवान गिलज़ई हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनकी ये पेशन गोई थी, वायलेंस स्टोरी थी, उसकी तस्दीक ही हुई, हमने भी यही चर्चा की कल प्रोग्राम में। लेकिन कल 7 बजे से लेके आज जब तक ये ऐलान नहीं हुआ, उस बीच सरदार लतीफ़ खोसा क्या फरमा रहे थे, शेर अफजल मरवत साहब किस किस्म के ट्वीट्स और बयानात दे रहे थे, और तो और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जो एक्स जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर किस किस्म की साजिशी थीरियाँ डिस्कस हो रही थी। बाहर बैठी उनकी जो क़यादत है, जो खुद साख्ता तर्जुमानी भी करती है पीटीआई की, वो किस किस्म की साजिशें उनको स्मेल कर रही थी और कह रही थी पार्टी के साथ क्या होने जा रहा है। एक अजब कहानी थी जिसके कुछ नमूने मैं स्क्रीन पर इस वक्त नशर भी आपके साथ कर रहा हूँ। और फिर आज जब बैरिस्टर अली ज़फ़र मुखातिब हुए तो कुछ मामला फहमी के साथ सुलझता हुआ मैं दिखाई दिया। इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब हूँ, लतीफ़ खोसा साहब हूँ, शेर अफजल मरवत हूँ, किस किस का नाम लूँ और किसका नाम ना लूँ। कोई इनकारी था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर ये फ़ैसला करना पड़ गया। मुझे ये लगता है सलमान साहब के खोसा साहब हूँ या दीगर, गालिबन ये गलत कैंप में चले गए हैं इसी पार्टी में। दुरुस्त कैंप वो है जहाँ से बैरिस्टर अली ज़फ़र और अलीमा खान साहबा की गुजर होती है। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि अली ज़फ़र साहब ने कन्फ्यूजन ख़त्म किया है, लेकिन जामी साहब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ढांचा मौजूद हो, मेरे ख़्याल में देखिए ये सारे लोग वकील हैं और वकील किसी एक नुक्ते पे इत्तफ़ाक़ राय नहीं करते। अगर पार्टी मौजूद थी तो बेहतरीन तरीका ये था कि उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, हाँ, वो इसका ऐलान कर देते तो ये सारी कन्फ्यूजन तारी ना होती। अलबत्ता मैंने जैसे पहले कहा कि -1 एक पिटा हुई चीज़ है, -1 नहीं होता। -1 आप तब होते हैं जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो या अवाम कर दे किसी को। लिहाजा ये तजर्बात अब ख़त्म करने चाहिए। अगर जब हम बार बार ये कहते हैं, जी सब कहते हैं कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाना चाहिए, भाई पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आप बताएं ना, जो कह रहे हैं कि आप उसमें कोई पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। अदील बड़ाई साहब, ये मुफाहमत की जाने पहला कदम है, सरेंडर किया है, बेबसी है, मजबूरी है या हिकमत अमली है? कहीं कोई मुफाहमत नहीं हो रही, कहीं कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही। ये जिस दिन फैसला आया था उस दिन अपने नाजरीन को हमने बताया था कि इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा। ये एक बेबसी थी, इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। और इसमें अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात में खान साहब खुद आते तो उसके बाद वही हाल होना था जो नून लीग के सेनेटर्स के साथ हुआ था। तो इतनी बड़ी तादाद में जो टिकट्स हैं वो कालादम हो जाते। एक चीज़ इस सारी सूरत हाल में बहरहाल बड़ी अहम है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर तक पहुंच जाएगा। और पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है वो बल्ला बचाना था। मेजॉरिटी जो उनके जो कैंडिडेट्स होंगे वो वकला होंगे और वो सियासी दाव पेच के माहिर जो इलेक्टेबल सियासतदान हैं उनसे वो लड़ेंगे बहरहाल। लेकिन एक और भी चीज़ देखें कि ये जो 3 किस्म की क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक क़यादत वो थी जिसने इसकी बुनियाद रखी, एक क़यादत वो थी जो दूसरी जमातों से लाई गई या खुद आई, एक क़यादत वो थी जो इनके जो स्टूडेंट विंग से प्रमोट होके ऊपर तक आए, वुज़रा बने। ये चौथी किस्म की क़यादत ना पिछले कोई 4-5 महीने में बनी। और बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं ये तो कभी किसी मेन स्ट्रीम इनके मामलात में नज़र ही नहीं आते थे। ये तो पिछले कुछ हफ्तों में खान साहब के करीब हुए और उन्होंने खान साहब का जो एतमाद है वो हासिल कर लिया। इवन लीगल टीम के अंदर भी ये एतजाज अहसन साहब का जो है उनके एसोसिएट थे और पीपल्स पार्टी ये वाबस्ता रहे 2008 में लड़ा इन्होंने। लेकिन इनकी जो कुर्बत थी ना, इनकी जो कुर्बत थी खान साहब के ज्यादा करीब, ये जो हालिया जो केसेस बने हैं जो गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान, इसमें ज्यादा हुई। और लतीफ़ खोसा साहब की जब मुलाकात हुई चेयरमैन पीटीआई से, इंतज़ार पंजोथा साहब भी उनके साथ है, मेरी उनसे बात हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले। मैंने कहा जी वाकई खान साहब ने कहा है कि मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल खान साहब ने कहा मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा। यही वजह है कि खोसा साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से आके ये कहा कि जी वही इलेक्शन लड़ेंगे और वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे। उसकी थोड़ी देर बाद इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी। तो अभी बहुत सी पेचीदगियाँ, बहुत से पार्टी के इंटरनल जो मामलात हैं, अली ज़फ़र साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चले। अदील बहुत शुक्रिया आपका। शामी साहब की जानिब हमने जाना है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई असर भी कोई इसका इम्पैक्ट होगा वोटर पर, सपोर्टर पर, पीटीआई की सियासत पर, ये नहीं।
और बैरिस्टर गौहर साहब का नाम कैसा लगा उन्हें, शामी साहब का तज़िया प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब कभी मखदूम अमीन फ़हीम और कभी जावेद हाशमी और कभी आज बैरिस्टर गौहर साहब, कैसा फ़ैसला लगा आपको जनाब इमरान खान साहब का? ये बहुत अच्छा फैसला है और सियासी जमातें जो हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहकर अपने लिए गुंजाइश पैदा करती हैं, अपना रास्ता बनाती हैं, सही आगे बढ़ती हैं और अपने हरीफों का मुकाबला करती हैं। दुरुस्त फरमाया। तो सियासी जमातें जो हैं वो छापामार तंजीमें नहीं होती, ना कोई गुरीला अच्छा दस्ते होते हैं। सही। तो उनको एक ये पाकिस्तान की सियासी तारीख जितनी भी उलझी हुई है और उसमें जो कुछ भी हुआ है, सियासी जमातों ने अपने मुकदमे लड़े हैं, अदालतों में अपना मौक़िफ़ पेश किया है और बड़ी हद तक इंसाफ भी हासिल किया है। तो ये जो फैसला किया है, देखिए अभी सलमान गनी साहब कह रहे थे कि वो जो हमारे उमर अयूब साहब हैं वो ऐलान कर देते। भाई उमर अयूब साहब जो हैं, मैं तो उनका ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें तो उन्होंने कहा है वो अपने वालिद साहब गौहर अयूब साहब के जनाजे में थे। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बड़ा एक करीबी ताल्लुक था उनसे और उनका भी एक सियासत में बड़ा रोल रहा है गौहर अयूब साहब का। तो उनके जनाजे में पुलिस जो है उनकी तलाश कर रही थी, उनको गिरफ्तार करना चाहती थी। तो अगर वो वहां से बड़ी मुश्किल से बचा के अपने आप को निकले हैं, तो वो ये जो पीटीआई है इसका एक नज्म कायम हो जाएगा इससे। अब लतीफ खोसा साहब हैं या कोई दूसरे हमारे दोस्त हैं, किसी वो पीपल्स पार्टी में हैं और वो बातें कर रहे हैं पीटीआई की। वो भाई आप इमरान खान का मुकदमा लड़े, पीटीआई की सियासत से तो आपका कोई ताल्लुक नहीं। वो तकरीबन जा ही चुके सर, अब तो वो बस नहीं जा चुके। तकरीबन क्या होता है भाई, रस्मी से मामला रह गया है, ऐलान ही करना है। थोड़ी है कि मुत्तफिक होंगे फिर कारकुन बनेंगे। बात यह है कि जब आप वो तहरीक इंसाफ में नहीं है तो ये जो कंफ्यूजन है, अब बड़ा नज्म कायम हो गया है। अली जफर साहब ने, रऊफ हसन ने और गौहर खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है। खान साहब ने उनके सर पर हाथ रख दिया है। ठीक। अब इससे ये होगा कि पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा और पार्टी अपनी टिकटें दे सकेगी, अपने उम्मीदवार खड़े कर सकेगी। वो लोग जो हैं जो अब छुपते छुपाते फिर रहे हैं, वो बेचारे जो हैं पार्टी तो नहीं चला सकते। तो पार्टी जो भी हैं वो उनको एक तरफ रखें और पार्टी जो है वो अपना नज्म कायम करे, सियासत अपना इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी करे। अब वक्त थोड़ा कम है, वो हमने आगे बढ़ेगा। ठीक है, पोलियो के ऊपर भी बात करनी है, पोलियो के ऊपर भी बात करनी है। डॉक्टर नासिर राना साहब को हमने जहमत दी हुई है। सलमान साहब मुख्तसर, अब पार्टी चल पाएगी? देखें मुख्तसर, अब पार्टी चल पाएगी? तारीख ये बताती है कि जब भी सियासी जमातों ने कानूनी मामलात को सियासी अंदाज में लड़ने की कोशिश की, इनका नुकसान हुआ। भुट्टो साहब की फांसी से शुरू हो जाएं अब तक, कि जब कानूनी मामलात को आप कानूनी अंदाज में लड़ेंगे तो वो फैसले भी नतीजा खेज़ होंगे, और जब हर कानूनी मसले को आप सियासी अंदाज में करने की कोशिश करेंगे उससे ख़राबी पैदा होगी। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर एक कदम पीछे आए हैं तो इससे उनकी मकबूलियत पे असर नहीं पड़ेगा या उनकी अहमियत पे असर नहीं पड़ेगा। ये एक कानूनी ज़रूरत थी, वो उन्होंने पूरी कर दी है। लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए। ये बदले की सियासत पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नहीं होगी तो मुल्क आगे की तरफ नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नासिर साहब को हमने ज़हमत दी क्योंकि एक ऐसा मौजू जिस पर हम गाहे गाहे बात करते रहते हैं। पोलियो पाकिस्तान से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उन चंद एक ममालिक में से, बदकिस्मत ममालिक में से हम बाकी हैं जहाँ अभी भी पोलियो केसेस सार उठाते हैं, और पोलियो कैंपेन शुरू होती है पूरे पाकिस्तान में। दुनिया भर के इदारों के ताउन से मीडिया अपना किरदार अदा करता है कि खुदारा छोटे बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएं ताकि ये पोलियो वायरस से महफूज रह सकें। अगर ये वायरस इसका तदारुक ना हुआ, कतरे ना पिलाए, तो आपका बच्चा जो है सारी ज़िंदगी के लिए एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने से महरूम रह सकता है। डॉक्टर साहब जो हैं ये सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन के, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए उनसे हमने ज़हमत दी। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि अभी तक भी लोग नहीं समझ पा रहे कि पोलियो के कतरे पिलाना किस हद तक ज़रूरी है कम उम्र बच्चों के लिए?
जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपने जैसे तारुफ करा दिया मेरा, मैं डॉक्टर नासिर अहमद, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होता हूँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। इसमें यह है कि चूंकि ये बीमारी रिसेंट पास्ट में बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी, तो इसलिए लोगों का शायद बिलीफ ये बन गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है पोलियो बीमारी है कि नहीं है। इस वजह से शायद वो लोगों का इसलिए ना, कई दफा जब पोलियो पिलाते हैं और फिर चूंकि फ्री पिलाते हैं, तो जो चीज फ्री होती है आपको पता है, लोग को कहते हैं कि पता नहीं इसका कोई फायदा भी है कि नहीं। जब 1988 में दुनिया ने सोचा कि ये पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो खत्म की जा सकती है, इसको खत्म करना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी थी, WHO, यूनिसेफ, सारों ने मेल मिला के, तो उस वक्त 125 कंट्रीज ऐसे थे दुनिया में जिनमें ये पोलियो पाया जाता था, और उस वक्त 3.5 लाख लोगों को पोलियो होता था सालाना, एनुअली ऑलमोस्ट। अच्छा, जब उसके बाद उन्होंने एफर्ट शुरू की तो 5-10 सालों के अंदर अंदर जो यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हेल्थ का सिस्टम, और सारा लोग पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बड़ी तेजी से इसको खत्म करना शुरू किया, और 15-20 सालों के अंदर अंदर आप समझ लें कि 99% जो था पोलियो पे कंट्रोल हो गया। और अब सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसे रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां पे पोलियो अभी भी पाया जाता है अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह यह है कि देखें, इसमें जो भी बीमारी है या जो भी एफर्ट होती है उसमें एक टीम वर्क होता है, उसमें गवर्नमेंट का रोल अपना है, हेल्थ वर्कर्स का रोल अपना है, कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कम्युनिटी जो एंड यूजर है, अगर वो कन्विंस्ड ना हो या अगर वो कहे जी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर गवर्नमेंट जितनी भी एफर्ट करती रहे, बस यही अलमी है, इसलिए हम अपनी सी कोशिश करते रहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।